Good morning. This is the first class for the second year, and today we are going to discuss the Bharat में राष्ट्रवाद का उदय. Basically, this is chapter is on the condition of India before the independence. 16वीं सदी एक ऐसी सदी थी जब भारत अपनी समृद्धि और गौरव के सबसे ऊपर चरमोत्कर्ष पर था और भारत की समृद्धि के कारण लगभग यूरोप के कई देशों ने भारत के साथ में व्यापार करने का प्रयास किया. ईस्ट इंडिया कंपनी वो कंपनी थी जिसकी स्थापना भारत में सबसे पहले हुई और लगभग 1600 के आसपास ब्रिटेन की जो राजकुमारी या साम्राज्ञी थी एलिजाबेथ, उसने भी अंग्रेज व्यापारियों को इस कंपनी के साथ अपना व्यापार करने की परमिशन दे दी. पुर्तगाल, डच, फ्रेंच और व्यापारिक कंपनियों के साथ पराजित होकर के भारत में लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना संपूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर लिया था. इस संपूर्ण प्रभुत्व स्थापित करने के बाद में उस कंपनी ने भारत में शक्ति राजनीति का खेल खेला. शक्ति राजनीति का मतलब होता है कि आप व्यापार के अलावा उस देश की, चाहे वो उपनिवेश है, उसकी शक्ति को समझने का प्रयत्न करते हैं. वहाँ पर जो भी जनता है उसकी वोटिंग पॉलिसी कैसी है, वहाँ सरकार का काम कैसा है, या व्यापार के अलावा वहाँ आप अपना रंग कैसे जमा सकते हैं या अपनी स्थापना कैसे करते हैं, उसे हम शक्ति राजनीति का खेल कहते हैं. 1857 तक आते आते लगभग ऐसा हुआ कि कंपनी के साथ में हमने लगभग 100 वर्षों का व्यापार का संबंध स्थापित कर लिया था. इन 100 वर्षों के बीच में राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और सभी क्षेत्रों में लगभग ऐसी प्रवृत्तियों का जन्म हो गया था जिसने संपूर्ण भारतीय जनता को इस कंपनी का विरोधी बना दिया. इन कुछ प्रवृत्तियों में सबसे पहला था डलहौजी की हड़प नीति. दूसरा था भारत का होने वाला आर्थिक शोषण. भारतीय सैनिक जो हिंदुस्तान में रहते थे लेकिन कंपनी उनके सैनिकों के साथ में दुर्व्यवहार करती थी. साथ में लगभग ऐसा हुआ कि 1857 के समय में जब नए तरीके के हथियार लाए गए तो हिंदू धर्म या हिंदू धर्म को मानने वाले व्यक्तियों के प्रति अपनी घृणा को दिखाने के लिए गाय व सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया. जब गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग हथियारों पे किया गया तो भारतीय जो हिंदू था उसको अपने धर्म के प्रति आक्रोश पैदा हुआ और धर्म भ्रष्टता का जन्म हो गया. इसके अलावा जो सबसे बड़ा रीज़न था जिसने राष्ट्रवाद को जन्म दिया वो था भारत में अत्यधिक गरीबी का प्रसार. अत्यधिक गरीबी का जो प्रसार हुआ उसके पीछे बेसिकली रीज़न ये था कि यहाँ का जो कच्चा माल था वो हमेशा बाहर जाता था और बाहर से बना हुआ पका हुआ माल या बना हुआ माल हम हिंदुस्तान में खरीदने को मजबूर थे. इस वजह से ऐसा होता था कि हमारा जो कच्चा माल है वो सस्ती कीमत पर बाहर जा रहा था और बाहर का जो बना हुआ महंगा माल था वो हम हिंदुस्तान में खरीद रहे थे. उससे दो तरह का नुकसान हमें हुआ कि हमारा व्यापार भी ख़त्म हुआ. दूसरी बात, हमारी यहाँ की करेंसी की जो वैल्यू थी, द वैल्यू ऑफ परचेजिंग द थिंग्स, जो चीज़ खरीदने का जो हमारा शक्ति था रुपए का, वो शक्ति ख़त्म हो गया. इन सब चीज़ों को देखने के बाद में लगभग ऐसी परिस्थितियाँ बनी जिन्होंने 1857 में एक स्वतंत्रता के संग्राम को जन्म दिया. जहाँ तक मैं समझती हूँ, इतिहास जिनके पास में है वो उस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि 1857 की क्रांति के पहले की जो टाइमिंग्स थी या जो 1857 का जो उदय हुआ, क्रांति जो हुई, उसके पीछे क्या क्या रीजंस थे. फिर भी हम एक बार जानने की कोशिश करते हैं कि वो ऐसी कौन सी कंडीशंस थी कि हमारे यहाँ पर 1857 की क्रांति का जन्म हुआ. सबसे पहली बात तो ये थी कि हमारे पास में सब कुछ होने के बावजूद भी हम दूसरों पर डिपेंड कर रहे थे. डलहौजी जैसा एक क्रूर जो व्यक्ति था वो हमारे यहाँ पर राज्य को हड़पने की नीति को अपना करके संपूर्ण शासन को अपने अंदर में करना चाहता था. राष्ट्रीय आंदोलन का जो उदय हुआ उसमें सबसे बड़ा जो काम हुआ या सबसे बड़ा जो रीज़न बना वो था 1857 का स्वतंत्रता संग्राम. 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था वो लगभग सैन्य विद्रोह से कहीं अधिक था. उसके कारण भारत में वो इतनी अति तीव्र गति से फैला कि उसने जन विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता के युद्ध का रूप धारण कर लिया. सर चार्ल्स डिक्सन ने अपनी पुस्तक ग्रेटर इंडिया में कहा है कि अंग्रेजों ने अपने कैदियों को बिना न्यायिक कार्रवाई के और एक से ढंग से हत्या कर दी थी, जो सभी भारतीयों की दृष्टि में पाशविकता का चरम सीमा थी. दमन के दौरान गांव के गांव जला दिए गए और निर्दोष ग्रामीणों का वह कत्लेआम किया गया कि मोहम्मद तुगलक भी उससे शर्मा गया. ये जो अंग्रेजों की बदला लेने की नीति थी, ये जो भावना थी, वो उसने असंतोष को बढ़ावा दिया और इस विद्रोह ने समस्त अंग्रेजों में भारतीयों के प्रति और भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति एक घृणा का स्थान बना दिया या घृणा को जन्म दे दिया.
दूसरा जो रीज़न है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का वो है राजनीतिक एकता की स्थापना। लगभग ब्रिटिश शासन के पूर्व हमारा भारत जो था या हमारा जो भारतीय महाद्वीप था, उपमहाद्वीप जो था, उसमें राजनीतिक एकता की स्थापना नहीं हो पाई थी या उसका अभाव था। लगभग अशोक और अकबर जैसे महान शासकों ने भी कई बार यातनों के साधनों के अभाव के कारण और अपनी विकेंद्रित शासन व्यवस्था के कारण भारत में राजनीतिक एकता की स्थापना का प्रयास तो किया, पर उनको भी वो पूर्ण सफलता नहीं मिली। लेकिन ब्रिटेन जो शासन हमारे यहाँ पर आया, उसने एक संपूर्ण देश को एक केंद्रीय शासन में तैयार करने में सफलता प्राप्त की, क्योंकि उस शासन ने आने के बाद में आवागमन के समस्त साधनों को स्थापित किया। हमारे यहाँ पर ट्रेन को बिछाना हो या हमारे यहाँ पर सड़क की व्यवस्था हो, वो सब अंग्रेज सरकार ने किया, क्योंकि वो अपने व्यापार को बहुत दूर तक फैलाना चाहते थे। ब्रिटिश शासन का उद्देश्य भारत में राजनीतिक एकता को उत्पन्न करना नहीं था, लेकिन शासन व्यवस्था और यातायात के साधनों के कारण देश में पहली बार राजनीतिक दृष्टि से संपूर्ण हिंदुस्तान एक हो चला था। पंडित नेहरू इस बारे में कहते हैं कि ब्रिटिश शासन द्वारा स्थापित भारत की राजनीतिक एकता सामान्य अधीनता की एकता थी, लेकिन उसने सामान्य राष्ट्रीयता की एकता को भी जन्म दिया। तीसरा कारण जो हम देखते हैं, जिसकी वजह से हम मान सकते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद का जन्म हुआ या राष्ट्रवाद आया, उसका तीसरा कारण हम मान सकते हैं यहाँ की धार्मिक व सामाजिक पुनर्जागरण का होना। भारत की पुनर्जागृति मुख्यतः आध्यात्मिक थी और एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप धारण करने के पूर्व इसने अनेक सामाजिक व धार्मिक आंदोलनों का सूत्रपात किया। इन सब में ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। धार्मिक व सामाजिक सुधारकों में हम मान के चलते हैं कि राजा राममोहन राय, देवेंद्रनाथ सेन, केसी सेन, पीसी सरकार, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, एनी बिसेंट, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद ने भारत की महानता को समझने और भारत को पुनः एक करने के लिए बहुत बड़ा प्रयत्न किया। राजा राममोहन राय को हम पुनर्जागरण का अग्रदूत कहते हैं या राजा राममोहन राय पुनर्जागरण का अग्रदूत माने जाते हैं। 1828 में जब ब्रह्म समाज की स्थापना हुई तो उन्होंने ही सती प्रथा का अंत, स्त्रियों का उद्धार और अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार जैसे बहुत सारे कार्य किए। उनके द्वारा राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए जितने भी आंदोलन किए गए, उन सब ने इस भारत की एकता या भारत की राजनीतिक एकता को बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। सामाजिक पुनर्जागरण में स्वामी दयानंद सरस्वती का भी बहुत बड़ा योगदान है। वेदों की और वापस लौटो कहने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती वो महान व्यक्तित्व हैं जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज एक साथ में धार्मिक राष्ट्रीय नवजागरण का आंदोलन था। इसने भारत और हिंदू जाति को एक नवजीवन प्रदान किया। स्वामी दयानंद ने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि विदेशी राज्य चाहे कितना भी अच्छा हो और कितना ही आपको सुख देने वाला हो, लेकिन जब तक आप स्वदेशी राज्य में ना रहे तब तक वो आपका अपना नहीं होता है, चाहे स्वदेशी राज्य में कितनी ही गलतियां हो या कितनी ही त्रुटियां हो। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में एक रूसी महिला मैडम बेलेस्टी ने की और अमेरिकी कर्नल अलकार्ट उनके साथ में थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी वो सोसाइटी है जिसने हिंदू धर्म का गुणगान किया और हिंदू धर्म में जितनी भी कमियां थी उनको दूर करने का प्रयत्न किया। डॉक्टर एनी बिसेंट इस संस्था की प्रमुख कार्यकर्ता बन गई और उन्होंने अपने लेखों के माध्यम से, कार्यों के माध्यम से भारत की राष्ट्रीयता को नया जन्म दिया या नया प्रोत्साहन प्रदान किया। स्वामी रामकृष्ण और उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद तथा उनके द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन ने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है और इसी श्रेणी में कई ऐसे सुधार हुए हैं जिनमें राधा स्वामी आंदोलन, देव समाज आंदोलन, बहावी आंदोलन और अलीगढ़ आंदोलन मुख्यतः हैं, जिन्होंने भारत की राजनीतिक एकता को एक किया और भारत की संपूर्ण जनता को एक जगह पर ला करके खड़ा कर दिया। हम ये कह सकते हैं कि इन आंदोलनों ने कम से कम अधिक से अधिक मात्रा में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक समानता के लिए संघर्ष किया था और उनका चरम जो लक्ष्य था वो वास्तव में सिर्फ राष्ट्रवाद था और सिर्फ राष्ट्रवाद था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म देने में जो अगला कारण हम देख सकते हैं वो है ऐतिहासिक अनुसंधान। इतिहास के बारे में जानने से हमें हमारे देश की संपूर्ण उन अच्छाइयों के बारे में पता चलता है जो पास्ट में जा चुकी है और जिनका हम वर्तमान में वर्णन करते हैं। सर विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, जैकोबी, कॉलब्रुक,
रोथ, A.V. कीथ, डॉक्टर भंडारकर और डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री वो प्रमुख सामाजिक व राजनीतिक इतिहास का ऐसा विवरण प्रस्तुत करते हैं जो किसी भी समकालीन यूरोपीय सभ्यता से हीन नहीं था। कहने का मतलब यह है कि जितनी यूरोप की सभ्यता एडवांस थी उतनी ही एडवांस हमारी हिंदुस्तान की सभ्यता भी थी। मध्य एशिया में कार्य कर रहे कई यूरोपीय विद्वान की भूतकाल में भारत का सांस्कृतिक साम्राज्य पामीर, मलाया, इंडोनेशिया, बैंकॉक और उपजाऊ घाटी तक विस्तृत रहा है। यह खोज भारतीयों के हृदय में ये चेतना उत्पन्न करने में असफल नहीं हो सकती थी जिसके परिणाम स्वरूप उनमें राष्ट्रता की भावना व देश प्रेम भर जाए। कहने का मतलब ये कि जब हम अपने हिंदुस्तान के बारे में या अपने देश के बारे में या अपनी संस्कृति के बारे में पूर्व में जाकर के देखते हैं और जब हमें उसकी अच्छाइयाँ नज़र आती हैं तो हमारे अंदर एक जोश पैदा होता है जो एक आंदोलन का रूप ले लेता है। जब आप किसी अच्छी चीज़ के बारे में बात करते हैं या अच्छे विषय पर डिस्कस करते हैं या अच्छाई की ओर जाते हैं तो हमें हमारे देश की कई अच्छाइयाँ नज़र आती है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं पाश्चात्य शिक्षा। पाश्चात्य शिक्षा में मिल्टन, बर्क, मिल, मेकाले और हर्बर्ट स्पेंसर आदि की कृतियों का बहुत बड़ा योगदान है। इनकी कृतियाँ पढ़ने के बाद में हमें इस बात की जानकारी हुई कि स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता और स्वराज्य की भावनाएं क्या है। हमारे जो संकीर्ण विचार थे उनमें परिवर्तन हुआ और हमारा जो दृष्टिकोण है वो बहुत बड़ा हो गया। इससे भारतीयों में अमेरिका, इटली, आयरलैंड के स्वतंत्रता संग्रामों के बारे में ज्ञान बढ़ा और उन्होंने कई ऐसे लेखकों की रचनाओं का अनुशीलन किया जिन्होंने व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्वाधीनता के सिद्धांतों का प्रचार किया। ये शिक्षित भारतीय भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के राजनीतिक बौद्धिक नेता बन गए थे। व्योमकेश बनर्जी हो, फिरोज शाह मेहता हो, गोपाल कृष्ण गोखले हो, दीनश वाचा हो, ये सभी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीयता को नया रूप प्रदान किया और ये सभी संदेशवाहक जो थे वो लगभग पाश्चात्य शिक्षा की वजह से हमारे सामने उभर कर आए थे। पाश्चात्य शिक्षा के कारण मेकाले ने कहा कि उस दिन को जब यूरोपियन ज्ञान प्राप्त भारतीय यूरोपियन संस्थाओं की मांग करेंगे मैं ब्रिटिश इतिहास का सर्वाधिक गौरवपूर्ण दिवस समझूंगा। मेकाले ये भी मानते थे कि स्वप्न बहुत शीघ्र सार्थक भी हो गया है, इतना शीघ्र जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की होगी। कहने का मतलब ये है कि पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त करने के बाद में भारतीयों को अपने हिंदुस्तान के बारे में एक नया ज्ञान प्रदान हुआ। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं भारतीयों का विदेश गमन। इंग्लैंड में कई भारतीय ऐसे गए जिन्होंने वहाँ जाकर के वहाँ के सिद्धांत देखे, वहाँ के संगठनों को देखा, वहाँ की स्वतंत्रता, समानता और भारत के पाठ को पढ़ा और भारत से बाहर जाकर के बाहर की शिक्षा को गेन करने के बाद में या बाहर की यात्राएं करने के बाद में भारतीयों को इस बात का ज्ञान प्राप्त हुआ कि हम कितनी छोटी दुनिया में रहते हैं, जबकि बाहर जाने के बाद में उन्हें पता लगा कि लिबर्टी क्या है, आपके बेसिक फंडामेंटल राइट्स क्या है, आपकी ड्यूटीज़ क्या है और आपके लिए अपनी नेशंस की लिबर्टी कितने मायने रखती है। थैंक यू।